चलो हाँ बेटा, कैसे हो? अभिषेक, लवीश, संकेत, प्रिंस, छवि, क्या हाल है बेटा? बढ़िया। छविकांत, छवि वो इमेज वाला छवि नहीं, छविकांत। चलो बेटा, हाँ वीवो, वीवो एक रेहान नाम से आता है। चलो बेटा कोई बात नहीं, और सब बढ़िया। चलो लास्ट लेक्चर में बेटा अपने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किया था, यहाँ तक बात समझ में आई थी ना? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आगे सोल्व किए थे बच्चों। ओके चलो बेटा आज बात स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने कहा था अपना जो क्वांटम मॉडल होता है नंबर 5 वाला, उसके क्या होते हैं मेनली, उसमें 3 कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। पहला जैसे अपने कहा था डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर कॉन्सेप्ट, सेकंड अपने कहा था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, और थर्ड था बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थ्योरी। ओके चलो सेकंड की बात करते हैं। नंबर 2 लिखो बेटा, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत अच्छे बेटा किए थे, वेरी गुड। गुड इवनिंग बेटा। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी क्लियर है? ये बच्चों साइंटिस्ट के नेम पे गिवन थे। ओके जैसे क्वांटम मॉडल की बात करें, जैसे श्रोडिंगर वाला, उस पर फिर भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग पर न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। ओके तो इनको डिटेल से अपन को समझना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, किस कंडीशन में हमें क्या काम में लेना है। क्लियर है? ठीक है। और हमने कहा था क्वांटम मॉडल में जो तीनों कॉन्सेप्ट होते हैं वो मेनली किस पर बेस्ड होते हैं बेटा? ड्यूअल नेचर पर बेस्ड होते हैं। ओके ड्यूअल नेचर पर बेस्ड होते हैं, यानी इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर तो होती है, साथ में क्या होती है, वेव नेचर भी होती है। वेव का मतलब क्या होता है, रैंडमली मूवमेंट करता रहता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब एक बात तो श्योर है, ये जो हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट है इसमें क्या डिस्कस करते हैं अपन, मोमेंटम और पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे बेटा? अगर हमें पता है कोई पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा यानी m है, और अगर हमें पता है अगर वो क्या करेंगे, वेव की फॉर्म में वो मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, अगर वेव की फॉर्म में मूवमेंट शो करेगा इसका मतलब मूवमेंट कब कर सकता है, जब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, यस और नो। और हमें पता है बच्चों मास और वेलोसिटी होगी मतलब मोमेंटम होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों। तो इसमें एक तो क्या करते हैं मोमेंटम, साथ में क्या करते हैं पोजीशन को कोरिलेट करते हैं। ओके कैसे कोरिलेट करते हैं बच्चों? देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एग्जैक्टली मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली नॉट पॉसिबल। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से, क्या कहा, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम का एक साथ मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके कहने का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पॉइंट पर यानी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर क्या सिंगल यूनिट टाइम पर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इसके मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते। ओके बच्चा कहेगा सर कैसे, तो मैंने क्या कहा, एक ही टाइम पे एक साथ पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने पूछा कैसे, तो बच्चों इस बात को समझना। जैसे मेरी बात करते हैं बेटा, ये बताओ मेरा कुछ ना कुछ मास है या नहीं है बच्चों? मेरा कुछ ना कुछ मास है। अब मान लो मैं किसी स्पीड से क्या कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे में वेलोसिटी है या नहीं है बच्चों? इसका मतलब मेरे में मास और वेलोसिटी है, इसका मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मोमेंटम। मैं क्या कह सकता हूं, मेरा मोमेंटम है। यानी जब तक मेरा मोमेंटम है तो बच्चों क्या करूंगा, मैं मूवमेंट शो करता जा रहा हूं, मूवमेंट शो करता जा रहा हूं, मतलब मेरे में मास तो ही है और मेरे में स्पीड भी है, वेलोसिटी भी है। इसका मतलब है जब तक मेरे में मूवमेंट है, मोमेंटम है, मैं क्या करूंगा बच्चों, मूवमेंट शो करता रहूंगा, मूवमेंट शो करता रहूंगा। इसका मतलब आप कहोगे, मैं आपसे पूछूं बेटा मेरी पोजीशन कहां है, जैसे आप बोलोगे सर आप लेफ्ट में हो मैं राइट में आ जाऊंगा, आप कहोगे सर राइट में हो मैं लेफ्ट में आ जाऊंगा, सेंटर में आ जाऊंगा, जैसे कहोगे सेंटर में हो मैं लेफ्ट में आ जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब तक मेरे में मोमेंटम है आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो क्या? नहीं बेटा। बात समझ में आई क्या? तो मैंने क्या कहा, जब तक मेरे में पर्टिकुलर किसी मोमेंटम की वैल्यू मेरे अंदर है तब तक आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में आइडिया नहीं लगा सकते। आप कहोगे सर आप राइट में हो मैं सेंटर में आ जाऊंगा, कहोगे सर सेंटर में हो लेफ्ट में आ जाऊंगा, कहोगे सर लेफ्ट में तो मैं वापस सेंटर में वापस राइट में आ जाऊंगा, यस और नो। ऐसे करते करते आपने कहा सर स्टैच्यू मैं एक जगह फिक्स हो गया, इसका मतलब अब मेरी पोजीशन फिक्स है या नहीं है? और जैसे आपने कहा सर आपकी पोजीशन स्टेज के सेंटर पर है, इतने मेरा मोमेंटम जीरो हो गया, यस और नो। क्योंकि अगर मुझे एक पॉइंट पर फिक्स होना है इसका मतलब मेरी वेलोसिटी इक्वल टू क्या, v इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। और v जीरो होते ही m मल्टीप्लाई बाय जीरो, यानी p की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो गई। बेटा समझ में आया मैंने क्या कहा बच्चों? क्लियर है? यही बात इन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एक साथ एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगा सकते कि पोजीशन
पोजीशन कहाँ है और मोमेंटम कितना है। बात समझ में आई क्या? क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए क्या होगा, एक पॉइंट पर फिक्स करना पड़ेगा, पॉइंट पर फिक्स करते वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो। क्लियर है? मोमेंटम की कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं। और जब तक मोमेंटम की कोई ना कोई वैल्यू आएगी तब तक अपन पोजीशन का कोई आइडिया नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या था? क्या इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से क्या करते हैं, इसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एक साथ आइडिया नहीं लगा सकते, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। बेटा बात समझ में आ गई? क्लियर है? लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, लिखो लिखो। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, according to Heisenberg, due to wave nature of electron, मैंने वेव नेचर खास करके मेंशन किया है बच्चों, इसी पर तो बेस्ड है ये, वेव नेचर पर। क्लियर है? ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द exactly measurement of its position and momentum due to wave nature of electron, the exactly measurement of its position and momentum simultaneously not possible. Simultaneously not possible. Clear? Due to wave nature of electron, the exactly measurement of its position and momentum simultaneously not possible. ठीक है? Simultaneously not possible. चलिए, अब बच्चे के दिमाग में सर अगर करे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एक साथ मेजरमेंट करे तो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है एक की वैल्यू जितनी करेक्ट होगी दूसरे की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही इनकरेक्ट होगी। बेटा एरर आएगा बच्चों। बात समझ में आई क्या? तो क्या कहेंगे, इन साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, हाउ मच एक्यूरेसी, ठीक है, हाउ मच एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड इन वैल्यू ऑफ वन, द सेम वैल्यू ऑफ एरर इज ऑब्टेन्ड इन वैल्यू ऑफ अदर। क्या कहा, दोनों का अगर एक साथ मेजरमेंट करने की कोशिश करे, ट्राई करे तो क्या होगा, एक की वैल्यू जितनी एक्यूरेट होगी दूसरे की वैल्यू में क्या होगा, उतने ही एरर के चांस होंगे। बेटा यस और नो? क्लियर है? ओके, लिखो बेटा, इन साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ position and momentum of electron, in simultaneously measurement of position and momentum of electron, लिख लिए, how much accuracy is obtained, how much accuracy is obtained, how much accuracy is obtained in value of 1, यानी दोनों में कोई एक, in simultaneously measurement of position and momentum of electron, how much accuracy is obtained in value of 1, the same value of error, the same value of error, the same value of error is obtained in value of other. The same value of error is obtained in value of other. क्लियर है? ठीक है, चलो बेटा ये तो बात की कॉन्सेप्चुअली बात की, इन्होंने क्या कहा था, क्लियर है। अब बच्चों जो इन्होंने फॉर्मूला बताया था इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक प्रैक्टिकल डाटा दे दिया, क्या कि किसी पार्टिकल, यहाँ बच्चों बार बार एक वर्ड काम में आएगा, देखो अनसर्टेनिटी, बार बार एक वर्ड आ रहा है हेडिंग में, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, फिक्स नहीं है बच्चों, ठीक है, फिक्स नहीं है मतलब क्या होगा, वेरिएशन है, एरर है। बात समझ में आई क्या? तो क्या कहेंगे,
According to Heisenberg, the multiplication of uncertainty in position and momentum of particle is always constant. क्लियर है? एक पार्टिकल के लिए इन्होंने क्या कहा, मोमेंटम और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी उसके मेजरमेंट में वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है? और इसकी वैल्यू क्या होगी, h/4π के इक्वल या फिर इससे ज्यादा होगी बेटा, इक्वल और ग्रेटर होगी बेटा। क्लियर है? एज ए फॉर्मूला इसको क्या लिखते हैं बेटा, यानी डेल एक्स, मैंने क्या कहा, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय क्या है, डेल पी, इक्वल और ग्रेटर देन क्या करते हैं, h/4π। क्लियर है? यहाँ x का मतलब क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, p मतलब मोमेंटम, तो डेल पी क्या हो गया, चेंज। अरे चेंज बोलेंगे तभी तो बच्चों क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी होगी। क्लियर है? तो क्या कहा, पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा किसी पार्टिकल के लिए, और इसकी वैल्यू h/4π के इक्वल या इससे ग्रेटर होगी। क्लियर है? ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली ऑप्शन बोले तो ये करेक्ट है बेटा। क्लियर है? अब न्यूमेरिकल में हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू बतानी हो तो ग्रेटर देन वाली वैल्यू तो यूज कर नहीं सकते, तो न्यूमेरिकल में अगर जरूरत पड़े तो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, इक्वल मान के अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई क्या? तो न्यूमेरिकल में हम एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए कि ये इतना है तो ये क्या होगा, ये इतना है तो ये क्या होगा। क्लियर है? तो इक्वल यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने क्या बताया था, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है बच्चों। क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में है, सर आपने कहा है अगर मान लो h/4π की वैल्यू फिक्स है, मान सकते हैं। क्लियर है? अगर ये बोल देता कि डेल एक्स और डेल पी दोनों का मल्टीप्लीकेशन h/4π के बराबर है, तब तो कांस्टेंट हो सकता था, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होगी या नहीं होगी, यस और नो। लेकिन सर आपने बोला इसके इक्वल या इससे ग्रेटर होगा, अगर इससे ग्रेटर होगा तो कांस्टेंट कैसे हो सकता है बेटा। जैसे मैं बोलूं कोई वैल्यू ग्रेटर देन 100 है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो पॉसिबल है या नहीं है। अरे उसकी वैल्यू बच्चों 110 हो सकती, नहीं हो सकती, 100 से ग्रेटर भी है और कांस्टेंट भी हो सकती, नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है बेटा, आ गया समझ में, h/4π के बराबर हो सकती है या इससे ग्रेटर हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी। क्लियर है? ओके, लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, according to Heisenberg, according to Heisenberg, the multiplication of according to Heisenberg, the multiplication of uncertainty in position, the multiplication of uncertainty in position and momentum of particle बिल्कुल बताते हैं बेटा, बिल्कुल बताते हैं। स्टेटमेंट लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, according to Heisenberg, the multiplication of uncertainty in position and momentum, the multiplication of uncertainty in position and momentum of a particle is always constant, is always constant, is always constant and equal or greater than, and equal or greater than, equal or greater than h/4π, equal greater than h/4π। ठीक है, चलो बेटा इधर ध्यान दो। देखो बेटा कैसे करेंगे तो समझना इस चीज को बच्चों। देखो अब क्या कहा, जैसे बच्चे ने कहा सर फॉर्मूला दोबारा बता दो, कोई बात नहीं बेटा, समझना इस चीज को। देखो इन्होंने क्या कहा, जैसे इन्होंने लैंग्वेज बोली बेटा उसी के अकॉर्डिंग सिंबल यूज किए। एक्स, एक्स का मतलब है कोई पोजीशन। क्लियर है? यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम की बात करता है या वेरिएशन की, वेरिएशन की, तभी तो अनसर्टेनिटी वर्ड यूज किया यहाँ पर। क्लियर है? तो डेल एक्स, एक्स मतलब पोजीशन, डेल एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, मल्टीप्लाई बाय पी मतलब मोमेंटम, डेल पी क्या हो गया, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा किसी पार्टिकल के लिए, चाहे इसमें कितना भी एरर हो, चाहे इसमें भी कितना भी एरर हो, कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, जो क्या होगा h/4π के या तो इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा बेटा। क्लियर है? ठीक है, खासकर यहाँ ध्यान रखना है, एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला ये याद रखना। क्लियर है? मैं हमेशा कहता हूँ बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने का तरीका बच्चों को आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में एरर या अनसर्टेनिटी वर्ड आ जाए, फिर सुन लेना इस बात को, अगर क्वेश्चन में एरर या अनसर्टेनिटी वर्ड आ जाए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, देखते ही ये फॉर्मूला लिख देना,
डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी इक्वल ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। आ गया समझ में? फिर देखना क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करके अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ डेल एक्स का मतलब क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन। क्लियर है? डेल पी का मतलब क्या है? अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। क्लियर है? एच का मतलब हमें पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई का मतलब पता ही है। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला लिखो बेटा, इनका मीनिंग लिखते हैं और ब्लॉक कर लेना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सीधा फॉर्मूला भी पूछेगा और इस पे क्वेश्चन भी बनेंगे, अपन ट्राई करेंगे। चलिए चलो नीचे इनका मीनिंग लिखो बेटा, लिखो। डेल एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी और एरर इन पोजीशन। क्लियर? डेल पी लिखो बेटा, अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी भी दे सकता है, एरर भी दे सकता है। अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम। क्लियर है? एच अपॉन 4 पाई का मतलब आपको पता ही है। चलिए यहां तक ठीक है। चलो बेटा आगे बात स्टार्ट करते हैं बेटा, समझना। चलो मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है बेटा, क्या अगर मैं ये लिखूं इफ डेल एक्स इक्वल टू 0 तो आपको डेल पी बताना है, और कंडीशन में एक ये लिखूं इफ डेल पी इक्वल टू 0 तो आपको डेल एक्स बताना है। बताओ बेटा क्या होगा? अगर मैं लिखूं डेल एक्स 0 हो गया, प्रिंस बता नहीं सकते बेटा इसे? पक्का? प्रिंस 0 इनफाइनाइट क्या आएगा? छवि दिख गया बेटा 0। प्रिंस तुम्हारा आंसर क्या होगा बेटा? अगर डेल एक्स 0, अभिषेक लविश क्या होगा बेटा? अगर डेल एक्स 0 है तो डेल पी क्या होगा? 0 होगा या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट होगा बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है? अपन थ्योरेटिकली भी इस बात को समझ सकते हैं। देखो फॉर्मूले के बेसिस पे भी कह सकते हैं। कैसे? अरे मैथ्स का एक सिंपल सा रूल होता है बेटा, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, काम खत्म। यस और नो? अरे मैथ का सिंपल सा रूल है क्या, जो हमें कैलकुलेट करना उसको इक्वल के एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। क्लियर है? मुझे पूछा है बच्चों डेल पी, बच्चा क्या करेगा? सर ये 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाई ये 0 होगा। क्लियर है? लेकिन गलत है, ध्यान रखना। क्लियर? छोटी छोटी चीजें गलत करवा देगी। कैसे? अगर मुझे डेल पी चाहिए तो मैथमेटिकली अप्लाई करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा नहीं आऊंगा? आऊंगा बेटा। और डेल एक्स अगर 0 बोल रहा है तो 0 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी बेटा। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें डेल पी अगर 0 है, डेल पी अगर 0 तो हमें पता है इसका अगर डेल एक्स मुझे पूछा है तो डेल पी को इधर लेके आऊंगा, तो ये 0 है तो क्या करूंगा? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट आएगी। क्लियर है? और अपन कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हैं क्या, अगर डेल एक्स 0 है, हमें पता है दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? फिक्स है बेटा। इसका मतलब डेल एक्स की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? पोजीशन में कोई एरर नहीं है। इसका मतलब जो टोटल एरर होगा वो किसकी वैल्यू में होगा? डेल पी यानी पी की वैल्यू में होगा। यस और नो? इसका मतलब मैक्सिमम जो एरर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? हमें पता है बच्चों, वही बात है, सीधी सी बात है। ए और बी का मान लो कंट्रीब्यूशन है बेटा, मान लो टोटल अमाउंट जो भी है बेटा अकाउंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। ठीक है? ए को साइड कर दो तो ये बताओ बी के पास जो अमाउंट आएगा अब वो मैक्सिमम आएगा नहीं आएगा? यस और नो? उसमें अगर ए का रोल 0 हो जाए तो बी के पास आने वाली अमाउंट मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? होगी बेटा। यही बात है क्या, अगर डेल एक्स 0 इसका मतलब क्या, पोजीशन में कोई एरर है ही नहीं, इसका मतलब जो एरर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके साथ आएगी? डेल पी के लिए होगी। और हमें पता है इनफाइनाइट का मतलब ही क्या होता है?
मैक्सिमम वैल्यू को गेन करना, अप्रोच करना। क्लियर है? या फिर डेल पी 0 तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना बच्चों। ओके चलो एक चीज और ध्यान रखना, ये तो हो गया बेटा मेन फॉर्मूला। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप अपन मॉडिफाइड करते हैं बेटा। ओके कैसे? नॉर्मली बेटा देखो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनकी हेल्प से इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। क्या नॉर्मली हमें पता है बच्चों P इक्वल टू क्या होता है, mv, यस और नो? अरे P इक्वल टू क्या होता है, mv, हमें पता है बच्चों। ये तो कब आता है, जब फिक्स मास हो, फिक्स वेलोसिटी हो, यस और नो? तो मोमेंटम की फिक्स वैल्यू आती नहीं आती? आती है बेटा। मुझे डेल पी चाहिए, डेल पी चाहिए, तो मैं डेल पी, मुझे पता चेंज इन मोमेंटम कब होगा, जब दोनों में से किसी एक में चेंज होगा, यस और नो? और हमें पता मास में जो चेंज होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है बेटा, लेकिन वेलोसिटी में मिजरेबल होगा नहीं होगा? वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा मास के कंपैरिजन में, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, m डेल v, यस और नो? क्लियर है? तो जहां मैंने लिखा था बच्चों डेल p, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, यानी डेल x मल्टीप्लाई बाय डेल p की जगह क्या लिख सकता हूं, m डेल v इक्वल और ग्रेटर देन क्या हो गया, h अपॉन 4 पाई, यस और नो? m को बच्चों इधर ले जाऊं तो क्या लिखेंगे, डेल x मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, डेल v इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन क्या हो गया, 4 पाई m। क्लियर है? इसको बोला जाता है बच्चों अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक सी टर्म है, चल के आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चे को पता होना चाहिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बोला है, इसका मतलब क्या, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यानी मेनली हमें पता है एरर आता किसकी वजह से है, पोजीशन और वेलोसिटी में चेंज की वजह से। क्लियर है? तो ओनली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, यानी जिसकी वजह से मेनली अनसर्टेनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है, जो टर्म्स है उनका जो प्रोडक्ट होगा उसे बोलेंगे अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके ठीक है बेटा, नोट करो। और यहाँ पर डेल वी का मतलब क्या हो गया बेटा, अनसर्टेनिटी और एरर इन वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है बेटा, नोट करो। चलिए लिखो बेटा, डेल वी इक्वल टू अनसर्टेनिटी और एरर इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी और एरर इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी और एरर इन वेलोसिटी। चलिए चलिए क्या, चलो बेटा ये तो हुई मेनली बेटा 10 साल पहले की बात। ओके ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ब्लॉक किए बेटा, सीधे ऑप्शन मिलेंगे इनके, न्यूमेरिकल भी बनेंगे। ओके आपको दो फॉर्मूले और बताता हूं जो पिछले 4-5 साल से नीट और जेईई में आ चुके हैं बेटा। ओके तो ध्यान रखना, नॉर्मली टीचर उनको बताता नहीं है, लेकिन
करीब 2017 में आया बेटा नीट का, ठीक है। और जेई में भी आया, 16 में आया था, कब आया था बच्चों, आया हुआ है। तो ध्यान रखना, इनको एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में मॉडिफाइड करके बताता हूं, ओके। कैसे करना, हाँ न्यूमेरिकल जो हमने दो फॉर्मूले लिखे थे बेटा उन्हीं पर आएंगे, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी वाला और एक डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल वी वाला, न्यूमेरिकल दोनों पे आएंगे। लेकिन डायरेक्टली सीधा ऑप्शन दे के पूछे फॉर्मूले का ही, तो हमें कैसे करना बेटा, तो देखो इसको मॉडिफाइड करके देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बेटा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, यानी एनर्जी और टाइम की टर्म में इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिख सकते हैं, ओके। बच्चों देखो अपना मेन कॉन्सेप्ट मैं पहले लिख रहा हूं, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे, इसी को मॉडिफाइड करके हमें नया फॉर्मूला डिराइव करना है, ओके। कैसे, बस थोड़े फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करके इसे मॉडिफाइड करते हैं। कैसे, फिजिक्स में बेटा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, क्या, डेल पी इक्वल टू होता है बेटा एफ डेल टी, यस और नो, अरे देखा नहीं देखा, देखा होगा बेटा। जो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक बेटा फिजिक्स का पोर्शन बेटा देखो वो पढ़ेंगे इस चीज को, क्या, किसी भी सबस्टांस पर पार्टिकल पर लगाया गया फोर्स, और डेल टी होता है टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा, कितना फोर्स आप लगा रहे हो और कितने टाइम इंटरवल तक लगा रहे हो, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। सीधी सी बात है बेटा, ज्यादा फोर्स ज्यादा टाइम इंटरवल तक लगाओगे तो क्या होगा बेटा, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ज्यादा मोमेंटम में चेंजेस होगा बेटा। तो क्या होगा, डेल पी इक्वल टू एफ डेल टी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले फिजिक्स में आपके बहुत आएंगे, ओके ठीक है। एनएलएम फ्रिक्शन वगैरह इन सब में बार बार काम आएंगे ये। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल पी की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, डेल पी की जगह अपन ये लिखे तो डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी की जगह क्या लिख रहा हूँ, एफ डेल टी इक्वल और ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, एच अपॉन 4 पाई, यस और नो, क्लियर है। फिर से बच्चों फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या, फिजिक्स में अपन क्या करते हैं बेटा, एफ डेल एक्स जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, यस और नो, अरे होता नहीं होता, क्या कहेंगे बेटा, एफ डेल एक्स, एफ का मतलब कितना फोर्स आप लगा रहे हो, एक्स मतलब उसकी पोजीशन में कितना चेंज है बच्चों, क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो वर्क की सबसे सिंपल डेफिनेशन है बेटा लॉस ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी का लॉस करें मतलब हम वर्क कर रहे हैं, यस और नो, क्लियर। अरे अपन नींद में बोलते हैं अपन वर्क काम नहीं करते, खाली रेस्ट कर रहे हैं, क्यों, अपने एनर्जी का लॉस किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या। लेकिन दिन में अपन क्या कहते हैं, दिन में मुझे काम रहता है मैं काम करता हूँ, यस और नो, अपन अपना एनर्जी लॉस करते हैं, ओके ठीक है बच्चों। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी सबस्टांस पर आपने जितना फोर्स लगाया, सपोज अगर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है, एक कंडीशन तो ये है मैंने 10 मीटर तक उसे डिस्प्लेस किया, दूसरी कंडीशन है मैंने उसी बॉक्स को क्या किया 20 मीटर तक डिस्प्लेस किया है। तो ये बताओ ज्यादा लॉस किसमें होगा, फोर्स इक्वल है 10 न्यूटन 10 न्यूटन, पहली कंडीशन में मैंने उसे 10 मीटर तक डिस्प्लेस किया, दूसरी में 20 मीटर तक मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, ज्यादा एनर्जी लॉस किसमें होगा, 20। सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं बेटा। आपको बोले इस बेंच को मान लो, इस बेंच को बेटा यहाँ से वहां डालो, आपको कुछ मान लो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होगा, आपको कहे इस बेंच को यहाँ से लेके वहां डालो दूर ले जाओ, तो हमें पता है बेटा दूर ले जाने वाली कंडीशन में बेंच वही है, इसका मास वगैरह सेम होगा, आपको एनर्जी तो इक्वल लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको ज्यादा डिस्टेंस तक इसे डिस्प्लेस करना है, ज्यादा डिस्टेंस तक लेके जाना है, तो हमें पता है आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा नहीं होगा, इसका मतलब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, यस और नो, क्लियर है। वही बात है बच्चों, क्लियर, ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे, किसी सबस्टांस पर लगने वाला फोर्स और क्या चेंज इन पोजीशन, दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। और हमें पता है वर्क डन जो होता है बेटा वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है या नहीं होता, यस और नो। अरे किसी पार्टिकल पे हमें पता जितना वर्क करेंगे उसके एनर्जी में उतना ही तो चेंजेस आएगा। जैसे मैंने मार्कर वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया था, मैंने देख फिलहाल ये रेस्ट पोजीशन में है, इसका मतलब एनर्जी 0 है, क्योंकि अगर किसी में कोई एनर्जी हो तो वो निचला रह सकता है क्या, अरे एक जगह फिक्स रह सकता है क्या बच्चों, नहीं। मैंने इस पर क्या किया, थोड़ा सा वर्क किया, इसकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आया, जचा के वर्क किया, एनर्जी में जचा के चेंज आएगा नहीं आएगा। कहने का मतलब है हम किसी सबस्टांस पर जितना वर्क करेंगे, यानी सीधी सी बात है अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे, उसकी एनर्जी में उतना ही चेंज आएगा। चेंज का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होना। हम जितना वर्क इस पर करेंगे, अपनी जितनी एनर्जी देंगे वो उतनी एनर्जी गेन करेगा, उतना ही चेंज आएगा, यस और नो। तो क्या होता है बेटा, वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी चेंज के बराबर, क्लियर है। तो क्या करूंगा, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, डेल ई लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, यस और नो। तो क्या लिखूंगा बच्चों, डेल ई मल्टीप्लाई बाई, आगे क्या बच गया, डेल टी इक्वल और ग्रेटर देन क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई, समझ में आ गया, यस और नो। और यही जो ऑप्शन था बच्चों ये पूछा गया था नीट 2017 में, सीधा अपनी कॉपी से डायरेक्ट आया था, और तब तक बच्चों को हवा भी नहीं लगी थी कि सर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या, लेकिन ऐसा फॉर्मूला ये है बच्चों,
बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जेई में एक बार हिंट पूछा था, मैंने बच्चों को उस साल बोला भी था बेटा जेई में आ गया, इसका मतलब 2-3 साल में नीट में आ सकता है, उसी साल आ भी गया था। बाकी बच्चे ने पूछा सर ये कैसे होता है, ये ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, ये देख लेना बेटा, अपनी कॉपी में अपने ग्रंथ में हर चीज मिलेगी, ध्यान रखना। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा एनर्जी और टाइम के टर्म में, क्लियर है? एक बच्चों आपसे बोले इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मेंस में पूछा था बेटा, एडवांस में तो क्या मैंने डेरिवेशन वाले पूछेगा, ठीक है? तो एक बार सीधा रिलेशन पूछा था ये, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ एडवांस में इस पर न्यूमेरिकल पूछा था, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें बच्चों, ठीक है? नॉर्मली अभी तक हमने बात की बच्चों, देखो ये जो डेल पी होता है, पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है, नहीं होता? लीनियर मोमेंटम होता है। अभी तक अपने बात की है वो किसके रेस्पेक्ट में की है? लीनियर वेलोसिटी के लिए बात की है, सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है? एम वी क्या होता है बच्चों? पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, यस और नो, होता नहीं होता? अब बात करें किसकी? एंगुलर वेलोसिटी, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे? मेन कॉन्सेप्ट वही है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव किया जाता है बेटा। कैसे? अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या था? डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यस और नो? इसी से फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसका नया, क्या? डेल एक्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या करेंगे? किसी एंगल के रेस्पेक्ट में पूछता है तो क्या करेंगे? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अरे सीधी सी बात है, चेंज इन पोजीशन बोलेंगे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है? एंगल का चेंज ही तो देखा जाता है बेटा, क्या? कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल है बेटा, सपोज लो 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का बेटा टोटल है 60 डिग्री। पार्टिकल मान लो यहाँ ए पर है, यहाँ बी पर है, तो ए से बी तक जाने में कितना चेंज आ गया? तो ये ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है बच्चों? ये डिस्टेंस नहीं देखी जाती है, एंगल देखा जाता है, एंगल में कितना चेंज आ रहा है, क्लियर है? इसको बोलते हैं डेल थीटा, ठीक है बेटा? कोण, एंगल, एंगल में चेंजेस। तो कैसे? पहले पॉइंट ए पर था, पॉइंट बी पर जा रहा है, तो ये बताओ चेंज इन पोजीशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया बेटा, वेरी गुड, सीधी सी बात है। यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल है 60, यहाँ से यहाँ तक था 30, तो 30 से 60 का डिफरेंस कितना आ गया? 30 डिग्री चेंज आ गया, क्लियर है? तो क्या करेंगे? डेल एक्स की जगह क्या करेंगे बेटा? डेल थीटा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, क्लियर है? ठीक है? और नॉर्मली ये जो डेल पी लिखते हैं इसको लिखा जाता है बेटा डेल फाई इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या है बेटा? डेल एक्स का, डेल थीटा का मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन या अनसर्टिनिटी एरर इन, क्लियर? और ये क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को डेल फाई से बोलते हैं, क्लियर है? ठीक है, नोट करो बेटा, नोट करो।
लिए क्या? चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इस पर, क्या नॉर्मली आपको याद है बेटा, इनका मीनिंग जरूर लिख लेना, डेल थीटा एंड डेल फाई इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दोनों एक साथ लिख लो, डेल थीटा एंड डेल फाई इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन, change in angular position and angular momentum, change in angular position and angular momentum, क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो अब जैसे मैंने कहा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बच्चों और पूछा हुआ था, देखो क्वेश्चन क्या था, समझना इस चीज को। नॉर्मली अगर बात करिए क्वेश्चन बेटा सीधा यह था कि जो हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कौन से पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, माइक्रो पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल। तो ध्यान रखना नॉर्मली अगर तुक्का भी अगर हम लगाए तो हमें पता है बेटा ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होता है, माइक्रो या मैक्रो के लिए, माइक्रो के लिए, क्योंकि रैंडमली मूवमेंट वही शो कर सकता है वेव की तरह बेटा, यस और नो, क्लियर है? यहाँ भी यही बात अप्लाई होती है क्या, कि हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओनली एंड ओनली क्या होता है बच्चों, माइक्रो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, नॉट मैक्रो पार्टिकल। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो इसका रीजन ध्यान रखना, क्योंकि मैक्रो पार्टिकल की अगर मैं बात करूं बच्चों देखो तो यहाँ पर हमें पता है जो अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल वी इक्वल ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। अगर पार्टिकल मैक्रो है तो सीधी सी बात है मास ज्यादा होगा नहीं होगा, मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करने पर ये बताओ ये रिजल्ट क्या आएगा, बहुत कम आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, यानी मैक्रो पार्टिकल के लिए क्या होता है, मास ज्यादा होने की वजह से क्या आता है, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है बेटा, क्लियर है? इसका मतलब अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल आ रही है, इसका मतलब कोई ज्यादा चेंज आ ही नहीं रहा, तो अप्लाई करने से कोई मतलब है क्या, नहीं बच्चों, क्लियर है? मैक्रो पार्टिकल के लिए मास बहुत कम होगा तो हमें पता है अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट आएगा यानी एरर आएगा बहुत ज्यादा आएगा, इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मिजरेबल होगा तभी तो स्टडी करते हैं, कोई ज्यादा चेंज ही नहीं आ रहा तो स्टडी करके फायदा क्या, क्लियर है? तो ध्यान रखना हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल्स नॉट फॉर मैक्रो पार्टिकल्स, because the value of uncertainty product is obtained negligible for macro particles due to higher value of mass, yes or no? मैं रीजन जरूर लिखाता हूं बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट कोई भी हो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ गया? रीजन जरूर ध्यान होना चाहिए ताकि रटना ना पड़े ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गया? क्लियर है? नोट करो बेटा, लिखो हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर Heisenberg concept is applicable only for microparticle, is applicable only for microparticle, applicable only for microparticles, not for macroparticles, not for macroparticles, not for macroparticles, not for macroparticles, because the value of uncertainty product, because the value of uncertainty product, because the value of uncertainty product is obtained negligible, because the value of uncertainty product is obtained negligible, is obtained negligible for macroparticles, is obtained negligible for macroparticles, negligible for macroparticles due to higher value of mass, due to higher value of mass, due to higher value of mass, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो तो ये अपने बात की बेटा हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट क्या होता है, वन बाय वन अपन ने एक एक चीज डिस्कस की, कैसे करना क्या करना, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपनी स्टाइल में, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके लिखो, पहला क्वेश्चन तो एक एआईपीएमटी का करते हैं, जो हमारे जमाने में एआईपीएमटी बोलते थे, वंस अपॉन ए टाइम, जिसको आज आप नीट बोलते हो। लिखो, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो बहुत मजा आएगा करने में। लिखो,
देखो द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, बस क्वेश्चन में छोटे छोटे ट्विस्ट है बेटा, कोई खास बात नहीं है। एक नीट और जेई का क्वेश्चन भी करेंगे बेटा, देखो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वो भी। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, the uncertainty in position and momentum, the uncertainty in position and momentum are equal for a particle, the uncertainty in position and momentum are equal for a particle, then the uncertainty in velocity, then the uncertainty in velocity will देखते हैं बच्चों, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी विल, ऑप्शन लिखो बेटा, आप भी क्या याद रखोगे, ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करना है, आंसर तक छोड़ देगा। 30 सेकंड्स आपके पास। अब इसे कितनी बार कहा बेटा, एग्जाम का नाम जरूर लिखा करो। एग्जाम का नाम लिख लिया, बार बार नहीं कहना बेटा, एग्जाम में आया क्वेश्चन दोबारा आता है, 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं। आंखों से टिक लगा दो, नजरों से सीधा, ये तो सर ने करवाया था। मैंने बच्चों 4 लाइन में लिखे, आप भी नहीं, आप वो बात पेज खराब करो, 4 लाइन में लिखो, आप 1 लाइन में लिख सकते हो ऑप्शन। मैंने तो बोर्ड की स्पेस की वजह से लिखे हैं। पेज बचाओ, पेपर बचाओ, पेड़ बचाओ, नेचर को बचाओ। एक मिनट, अरे टाइम की टर्म में देखते हैं। 2 ऑप्शन तो बता दिए संकेत ने, 2 और बच गए, बाकी देखते हैं बाकी 2 में कौन सा आता है, देखते हैं। छवि का ये प्रिंस, अभिषेक, लविश, पहला प्रिंस, आंसर नहीं आया बेटा अभी तक। अभिषेक, चलो कुछ नहीं कह सकते, ऐसा कोई ऑप्शन दोगे बेटा, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ चलो 5 ऑप्शन, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है या कुछ कहने का मन नहीं है, ठीक है। चलो बेटा कैसे होगा, कोई बात नहीं बेटा। चलो छवि और लविश कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट होगा क्या? यस और नो, यस और नो, यस और नो, नो बेटा। चलो थर्ड होगा क्या, यस और नो? पक्का सोच लो बेटा, मुर्गा बनना पड़ेगा, अंडा भी देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पहले नहीं क्या का पता नहीं, फिर भी थर्ड, जय माता दी से थर्ड गया। चलो बेटा मान लेते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो बेटा कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, कैसे करना, क्या अच्छे समझ से जाना। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अनसर्टेनिटी या एरर देखते दिमाग में हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए। यस और नो, क्लियर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बेटा, फिर देखो किसकी टर्म में। मैंने कहा ये भी तुम्हें बता देता हूँ, न्यूमेरिकल कहाँ बनेगा, गारंटी के साथ बेटा, ध्यान रखना, फिक्स है। स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले मैंने ब्लॉक किए, न्यूमेरिकल उन्हीं पर बनाएगा, क्लियर है, ध्यान रखना बच्चों। तो क्या कहा, सबसे पहले अनसर्टेनिटी देखते ही मैंने कर दिया डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। मैंने कहा न्यूमेरिकल में इक्वल करके करता है, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो बेटा आगे। क्या, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, इसका मतलब अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम दोनों क्या है, इक्वल है बेटा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, डेल एक्स इक्वल टू क्या है, डेल पी। इसका मतलब डेल एक्स और डेल पी इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेल एक्स की जगह डेल पी लिख सकता हूँ या डेल पी की जगह डेल एक्स लिख सकता हूँ। किसको हटाना है, किसको यूज करना है बच्चों, वो डिपेंड करेगा। ऑप्शन हमें कैसे दे रखे हैं, डेल एक्स ना तो किसी में पूछ रखा है ना किसी भी ऑप्शन में दे रखा है, यस और नो। इसका मतलब डेल एक्स का कोई काम है क्या,
तो हटाओ इसे, तो क्या करेंगे बच्चों, डेल एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल एक्स की जगह लिख दूं बेटा डेल पी मल्टीप्लाई बाई फिर से क्या है डेल पी इक्वल टू क्या हो गया एच अपॉन 4 पाई, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बेटा। और हमें पता है तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये क्या हो गया डेल पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे एच अपॉन 4 पाई, यस और नो, क्लियर है। तो डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई का क्या कर दूंगा अंडर रूट कर दूंगा, यस और नो। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं बच्चों, अब क्या करूंगा, सीधी सी बात है, ये तो चेंज क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आया, मुझे क्या बोला है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछिए, मतलब किसकी बात कर रहा है, डेल वी की बात कर रहा है बच्चों, वेरी गुड। तो क्या करेंगे बच्चों, डेल पी को हम क्या लिख सकते हैं एम डेल वी, एम डेल वी इक्वल टू क्या लिखेंगे एच अपॉन क्या हो गया 4 पाई का अंडर रूट, यस और नो, क्लियर है। एम को अगर मैं इधर ले आऊं क्योंकि मुझे ओनली डेल वी चाहिए, तो डेल वी क्या हो जाएगा 1/m क्या हो गया एच अपॉन 4 पाई। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो बेटा, कैसे, अरे 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ सकता नहीं आ सकता, तो 1/2m क्या आ जाएगा एच अपॉन पाई का अंडर रूट, कौन सा है बेटा थर्ड, कैसे क्या समझ में आया, ठीक है नोट करो। मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिस का काम मैडम, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से तुम्हें वही बात है, अभी तुम्हें आधे अधूरे कॉन्सेप्ट आते हैं, खाली एक बार पढ़ा है तब, जब टीचर ने बता दिया तुम्हें एक ही चीज मैंने बता दी बेटा यहाँ ऐसे गलती करवाएगा, यहाँ ऐसे ध्यान रखना, वहां वैसे ध्यान रखना, तो तुम खुद देखते क्वेश्चन देखते दिमाग में तुम्हारी स्कैन हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो गलत होगा, ऐसे करूंगा तो सही होगा, सीखना वही तो होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब वही तो होता है, बिल्कुल। इसीलिए तो बेटा मैं सीधा फॉर्मूला लिखा के हाथों हाथ क्वेश्चन नहीं करवाता, क्योंकि उसमें खाली कैलकुलेशन करके आंसर कोई भी निकाल देगा फिर तो। कोई बात नहीं बेटा, आज ही पढ़ाया इसलिए फॉर्मूला याद नहीं आया इसलिए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं बेटा, आज ही पढ़ाया, कम से कम ये फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रिंस। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है सर कल पढ़ाया था परसों पढ़ाया था, कोई बात नहीं, थोड़ी गलती होगी, माफ किया तुम्हें सभी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, माफ किया आपको। चलो कोई बात नहीं, एक और करके बताओ फिर ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज जरूर करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट है तो कभी नहीं दूंगा वैसे भी। छाप दिए क्या, छाप दिए, चलो अब की बार सही आंसर आ जाएगा, जिन बच्चों का फर्स्ट का आंसर नहीं आया था अब की बार आ जाएगा क्या, अरे कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, चाहे हो चाहे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कौन कहता है कोई फांसी थोड़ी मिल रही है अपन को, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, लिखो जेई में पूछा हुआ है, लिखो लिखो, ट्राई करेंगे, चलो कोई बात नहीं, एक दिन में फॉर्मूला याद नहीं होता, कोई बात नहीं, लिखो द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी, the uncertainty in position and velocity are equal for a particle, the uncertainty in position and velocity are equal for a particle, then the uncertainty in momentum, then the uncertainty in momentum for particle will चलो ये चार ऑप्शन लिख दिए, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो गलती करवाते हैं, सीधे डाटा वाले 10 20 30 40 ये तो हर कोई कर देगा, लेकिन कहाँ पर स्क्वायर है, कहाँ पर अंडर रूट है, कहाँ पर अपॉन में, कहाँ इनवर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये थोड़ा सा गलती करवा जाता है, सेम सेम से ऑप्शन दिखाई देते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है।
क्या आंसर? एक बार में सही आना चाहिए, एक बार में करते ही तुम्हारे चांस खत्म। पक्का? लवीस, अभिषेक, प्रिंस, छवि, अच्छा अभिषेक, चलो कौन सा होगा? पक्का? चलो एक बच्चे का आया 4, वेरी गुड, 4 होगा बेटा, बहुत अच्छे। चलो कैसे होगा? बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखो कैसे करना, क्या करना समझना, इधर ध्यान दो। अपन देखो बेटा, पेन कॉपी छोड़ो, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले क्या मैंने कहा था, अनसर्टेनिटी बोलते ही दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई क्या होगा, डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल पी के। क्लियर है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो बेटा। अब मैंने क्या बोल दिया, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर इक्वल फॉर ए पार्टिकल। इसका मतलब डेल एक्स और डेल वी को इक्वल दे दिया, यस और नो? क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो बेटा। किसको इक्वल दे दिया? डेल एक्स और डेल वी को इक्वल दिया, तो सबसे पहले डेल वी की टर्म में फॉर्मूला लिखो। क्लियर है? इसका मतलब बच्चों क्या करूंगा, डेल एक्स, देखो मैं हमेशा कहता हूं ऑप्शन देखो मुझे किस टर्म में पहुंचना है, जाना है, और किसको हटाना किसको रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो, अपने आप तुम्हें आंसर तक ले जाएंगे। कैसे? मुझे नहीं पता कैसे होगा, कोई बात नहीं, देखो कैसे करना है, तुम्हारी लैंग्वेज में मैं सोल्व करके बता रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ये ध्यान रखना, तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए। अनसर्टेनिटी देखती सबसे पहले ये लिख दिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दे रखा है, डेल एक्स और डेल वी इक्वल है, इसका मतलब फॉर्मूले को मैं डेल वी की टर्म में लिखूंगा, यस और नो? और इसको मैं डेल वी की टर्म में कैसे लिख सकता हूं बेटा, m मल्टीप्लाई बाय डेल वी इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 4 पाई, यस और नो? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दे रखी है, डेल एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, डेल वी है, यस और नो? इसका मतलब डेल एक्स को हटाकर डेल वी लिख सकता हूं या डेल वी को हटाकर डेल एक्स लिख सकता हूं। फिर से बात वही आ गई, किसको रखेंगे किसको हटाएंगे। डेल एक्स ना हमें दे रखा है ना पूछा, किसी भी ऑप्शन में है क्या? नो बेटा। इसका मतलब इसको हटा दो तो क्या करेंगे, डेल वी, इसकी जगह डेल वी लिख देंगे। डेल वी मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, एम डेल वी इक्वल क्या है, एच अपॉन 4 पाई, यस और नो? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, एम डेल वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में है कि सर मुझे क्या बोला है, चेंज इन यानी क्या, मोमेंटम तो बोला है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो बच्चा कहेगा सर इसकी जगह मैं डेल पी लिख दूं, इसकी जगह डेल पी लिख दूं, तो ये डेल वी यहां आ जाएगा। तो देखो बेटा डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल वी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं बेटा, यस और नो? मैंने क्या कहा, सीधा बच्चा डेल पी कैलकुलेट करेगा। तो ये मान लो डेल पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेल वी इधर आ जाए, एच अपॉन 4 पाई डेल वी। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है क्या एच अपॉन 4 पाई डेल वी? नो। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन में साथ में मुझे एम दे रखा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा एम कहां से लेके आ सकता हूं मैं, ये कर दूं एम डेल वी स्क्वायर, ये तो है ही है, इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं, एम से डिवाइड कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? क्लियर है? बच्चा कहेगा सर ये कैसे किया, ये कैसे दिमाग में आया? तो मुझे पता है ऊपर वाला m मल्टीप्लाई होकर ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर है, तो हमें पता है डेल पी आ सकता है नहीं आ सकता इनकी जगह, डेल पी स्क्वायर, और नीचे वाला m इधर चला जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें m ऊपर आ रहा है, यस और नो? m ऊपर कब आएगा, जब यहाँ पर m हो तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, m स्क्वायर डेल वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन 4 पाई, यस और नो? m स्क्वायर डेल वी स्क्वायर क्या हो गया बेटा, डेल पी स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन 4 पाई, यस और नो? m को इधर ले जाऊं तो क्या लिखूंगा, डेल पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच एम अपॉन 4 पाई। लेकिन मुझे पूछा है बच्चों डेल पी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एच एम अपॉन 4 पाई का अंडर रूट। कैसे, क्या समझ में आया, यस और नो? क्लियर है? ठीक है बेटा, ये तो मैंने खाली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा गलती करवाते हैं, सेम से ऑप्शन दिखाई देंगे तो गलती के चांस ज्यादा होते हैं बेटा। क्लियर है? लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को फॉलो करते हुए हमें ऑप्शन तक पहुंचना है, ऑप्शन चारों देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन मुझे किसको हटाना है किसको रखना है, आइडिया लग जाएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इस वे में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर न्यूमेरिकल जो कैलकुलेटिव पार्ट वाले क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात ठीक है? क्लियर है? चलो बेटा, यहाँ तक के जो क्वेश्चन आपसे हो सके वो जरूर कर लेना, कोई बात नहीं, 5th टेस्ट पर कर लिया था, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे।
चलो यहाँ तक ये क्वेश्चन बेटा जो आपसे सोल्व हो सके कर लेना, ओके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके और क्वेश्चन करेंगे, कल अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैंने एक साथ कर दिया यहाँ पर, बिल्कुल बेटा। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा ओके, बाकी बात करते हैं कल, बाय बेटा।